हेलो दोस्तों, आप दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैल्यू माइग्रेशन के बारे में। वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैल्यू माइग्रेशन के क्या क्या प्रकार है उसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और क्यों वैल्यू माइग्रेशन होता है उसके बारे में भी आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। जो आप चर्चा करते हैं कि मल्टी बैगर शेयर कहां से मिलते हैं, तो अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझ पाए तो आप सही से मल्टी बैगर आने वाले समय में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और कुछ केस स्टडी के माध्यम से भी हम वैल्यू माइग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो के अंत में आने वाले समय के अंदर कहां कहां बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके वेल्थ क्रिएशन के अंदर आपको वैल्यू माइग्रेशन बहुत ही बड़ा काम आ सकता है, तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर एक सही जानकारी प्राप्त कर सके। मार्केट में कैसे निवेश करना है, लंबे अवधि में कैसे वेल्थ बनानी है, उसमें आपको वैल्यू माइग्रेशन सहायता कर सकता है। तो इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं। वैल्यू माइग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? तो वैल्यू माइग्रेशन एक फोर्स है जो कस्टमर को पुराने और ऑब्स्टेकल बिजनेस मॉडल से नए बिजनेस मॉडल की तरफ ड्राइव करता है। अगर आपकी कंपनी या आपका बिजनेस है जो पुराने बिजनेस मॉडल पे चल रहा है, तो डेफिनेटली कोई ऐसी कंपनी आएगी जो नई प्रकार की सर्विस कस्टमर को ऑफर करेगी और वहां पे कस्टमर उस कंपनी की तरफ या उस सर्विस की तरफ जाएंगे और ये एक वैल्यू माइग्रेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है। कस्टमर वैल्यू माइग्रेशन में सबसे बड़े ड्राइवर होते हैं और कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से ही पूरे के पूरे बिजनेस इंडस्ट्री चलती है। कस्टमर को क्या चाहिए, अगर आप वो लाते हैं तो कस्टमर आपको बिजनेस देंगे और वैल्यू माइग्रेशन आपको यही कहता है। कई प्रकार के वैल्यू माइग्रेशन होते हैं, तो हम वैल्यू माइग्रेशन के अलग अलग टाइप के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा वैल्यू माइग्रेशन है इंट्रा कंट्री माइग्रेशन। एक कंट्री से बिजनेस दूसरी कंट्री की तरफ जाना, ये एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन होता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी वेल्थ भी बनती है। हमने देखा 90s के दशक में भारत में आईटी सेक्टर का बूम स्टार्ट हुआ और ग्लोबली भारत आईटी सेक्टर का हब बना और विश्व की सारी बड़ी कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों को प्रिफर करनी शुरू की और वहां पे भारत की आईटी कंपनी में बहुत बड़ी वेल्थ भी बनी और अभी भी बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हुआ इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर। सिमिलर वे पे इंडियन फार्मा सेक्टर में भी भारत जेनरिक फार्मा के सेक्टर में विश्व का एक सबसे बड़ा फार्मा प्रोड्यूसर बन गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भारत के पास कॉस्ट का एडवांटेज था। जब आप एक कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड करते हो कस्टमर को, तो कस्टमर आपकी तरफ आता है। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन का ड्राइवर है, कॉस्ट एडवांटेज। दूसरा वैल्यू माइग्रेशन होता है इंटर कंट्री के अंदर, सेम कंट्री के अंदर भी वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है। रेलवे से एयरलाइन की तरफ ट्रैवल प्रेफरेंस शुरू होना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि रेलवे और एयरलाइन का अब अगर आप देखेंगे टिकट कॉस्ट सिमिलर लेवल पे आ चुका है। तो अब कस्टमर बेटर सर्विस प्रोवाइड करने वाले इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। एयरलाइंस के माध्यम से आप क्विकली अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच सकते हैं और सिमिलर कॉस्ट में अगर आपको वो सर्विस मिल रही है तो आप एयरलाइन की तरफ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन भारत में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सेम इंडस्ट्री के अंदर भी वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है। हमने देखा है पिछले कई सालों से पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ कस्टमर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक कस्टमर को वो सर्विस दे रहे हैं तो कस्टमर ढूंढ रहे हैं। सिमिलर वे पे हमने देखा है भारत में टेलीकॉम सेक्टर में भी सेम केस हुआ है। पहले पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर आए और उन्होंने कस्टमर को बेटर सर्विस देना स्टार्ट किया और वहां पे अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही बची है टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हुआ है जहां पे कस्टमर को एक बेटर इनोवेटिव सर्विस मिली है तो वहां पे कस्टमर ने अपने बिजनेस को दिया है। सेम कंपनी के अंदर भी वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है और ये भी एक वैल्यू माइग्रेशन का बहुत बड़ा प्रकार है और कंपनियों को कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है कस्टमर के डिमांड के हिसाब से। हमने देखा है टेलीकॉम सेक्टर में ही ये हुआ है, वॉइस से डेटा की तरफ बहुत बड़ा कस्टमर शिफ्ट हुआ है और आज आपको टेलीकॉम कंपनियां फ्री में वॉइस दे रही है और डेटा के लिए आप पे कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हुआ है पिछले कुछ सालों के अंदर।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी वेल्थ बनती है। जब भी आप वैल्यू माइग्रेशन को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर पाए तो वहां पे आप बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। वैल्यू माइग्रेशन के कौन कौन से स्टेज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज होता है वैल्यू इनफ्लो, जहां पे धीरे धीरे कम कंपटीशन एडवांटेज में कुछ कंपनियां या कुछ बिजनेस मॉडल एक हाई ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे कंपटीशन कम होता है और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा होती है। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होता है। इस स्टेज में वैल्यू माइग्रेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद आता है वैल्यू स्टेबिलिटी, जहां पे डेफिनेटली कंपटीटर बढ़ जाते हैं, मार्केट भी मिच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे स्टेबल मार्जिन मिलते हैं और वहां पे धीरे धीरे वेल्थ बनती है। लंबे अवधि में वेल्थ बनी रहती है, बट धीरे धीरे फिर वैल्यू स्टेबिलिटी से वैल्यू आउटफ्लो होता है। हर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल आउटडेटेड होता है और वहां पे या तो कंपनी खुद अपने बिजनेस मॉडल को बदलेगी या कोई दूसरी कंपनी आएगी जो बेटर सर्विस क्लाइंट को ऑफर करेगी और वहां पे फिर वैल्यू आउटफ्लो होगा आपके बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ। तो ये 3 स्टेज है जहां पे वैल्यू माइग्रेशन का होता है एक पूरा प्रोसेस। और अगर आप अर्ली स्टेज में वैल्यू माइग्रेशन को आइडेंटिफाई कर पाए तो आपके लिए बहुत ही बड़ी वेल्थ वो कंपनी या वो शेयर बना के दे सकता है। अब हम चर्चा करते हैं वैल्यू माइग्रेशन के ड्राइवर्स के बारे में। वैल्यू माइग्रेशन होता क्यों है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास ऐसी प्रोसेस हो या आपका ये सब प्रोडक्ट हो जो एक बेटर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो तो कस्टमर आपकी तरफ आएंगे। दूसरा है कोस्ट सबसे बड़ा वैल्यू माइग्रेशन का ड्राइवर है। आईटी सेक्टर में जैसे कि हमने देखा भारत की कंपनियां बेटर कोस्ट में ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पे भारत की आईटी कंपनियों की तरफ बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हुआ क्योंकि हमारे पास कोस्ट का एडवांटेज था। इनोवेशन, ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन का ड्राइवर है। जो कंपनियां कंटिन्यूअसली इनोवेटिव प्रोडक्ट लाती रहती है वहां पे उनको कस्टमर अपना बिजनेस देते रहते हैं। कन्वीनियंस, ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन का ड्राइवर है। अगर आप कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए जो एक बेटर सुविधा उनको दे रहे हैं पुराने प्रोडक्ट के सामने, तो वहां पे कस्टमर कन्वीनियंस पे ज्यादा फोकस करेंगे और वहां पे आपको बड़ा बिजनेस भी मिल सकता है। और आखिरी ड्राइवर है लोअर स्विचिंग कॉस्ट। अगर पुराने बिजनेस मॉडल से नए बिजनेस मॉडल की तरफ स्विच करना इजीली होगा तो कस्टमर वहां पे स्विचिंग डेफिनेटली करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाता है, ओएस बनाता है, कई सारे डिफेंस के सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की सिस्टम पे चलते हैं, तो वहां पे अब इन सारी कंपनियों के लिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ज्यादातर जो उनके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी है वो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पे ही बने हैं। तो आज माइक्रोसॉफ्ट ओएस के सिस्टम के अंदर, ओएस के मार्केट के अंदर मार्केट लीडर बन चुका है और वहां पे किसी भी कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट की ओएस से किसी और ओएस में स्विच करना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। इसीलिए आज माइक्रोसॉफ्ट इस सेगमेंट का ग्लोबल मार्केट लीडर बना है। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कंपनी ढूंढ पाए जहां से स्विचिंग करना बहुत ही मुश्किल हो कस्टमर के लिए, तो वो कंपनी साल दर साल बेहतरीन वेल्थ बना के दे सकती है। अब हम कुछ केसेस के बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे वैल्यू माइग्रेशन हिस्टोरिकली हुआ है और वहां पे कैसी वेल्थ बनी है। तो ऑब्वियस केस है भारतीय आईटी कंपनियां। भारत का जो आईटी सर्विस का सेक्टर है वो पिछले तकरीबन 20 सालों में ग्लोबली एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के आया है और इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी वेल्थ भी बनी है। तो वैल्यू माइग्रेशन में आपको 3-4 साल नहीं 15, 20, 30 सालों की वेल्थ क्रिएशन स्टडी मिल सकती है। आईटी सेक्टर इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। भारत का आईटी सेक्टर पिछले कई सालों से ग्रो करता जा रहा है। 2000 के साल में तकरीबन हमारा आईटी का साइज था 5 बिलियन का, जब भी ग्लोबल साइज था 500 बिलियन का, और आज ग्लोबल आईटी साइज है तकरीबन 1.1 ट्रिलियन, जिसके सामने हमारा आईटी सेक्टर 5 बिलियन से तकरीबन 200 बिलियन के साइज पे आ चुका है। तो बहुत बड़ी वेल्थ इस सेगमेंट में भारतीय आईटी कंपनियों ने बनाई है और आगे भी बनाती रहेगी क्योंकि अभी भी कॉस्ट का एडवांटेज भारतीय आईटी कंपनियों के पास है। तो एक बहुत ही बड़ी वेल्थ बनी है पिछले 20 सालों में भारतीय आईटी कंपनियों में वैल्यू माइग्रेशन के माध्यम से, और इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेगमेंट से उभर के आई है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई कर पाए होंगे तो आपने इसमें भी बहुत बड़ी वेल्थ बनाई होगी। दूसरा केस स्टडी है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जो वैल्यू माइग्रेशन हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसमें भी बहुत ही बड़ी वेल्थ बनी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन कंपनियों ने
पिछले 15-20 सालों में बेहतरीन वेल्थ बनाई है। कस्टमर पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ जा रहे हैं और अभी भी ये वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है। एक समय पे इस सेगमेंट में सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक का दबदबा था और धीरे धीरे प्राइवेट बैंक आई। उन्होंने कस्टमर के डिमांड के हिसाब से, उनके सुविधा के हिसाब से अपना सर्विस ड्रिवन बिजनेस मॉडल तैयार किया। और अगर आप देखेंगे तो कस्टमर जो उनका सर्विस लेवल होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, अगर आप किसी भी कस्टमर से चर्चा करेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो वो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक को ही ज्यादा मार्क देंगे। और यहाँ पे आप डेटा भी देख रहे हैं, अगर आप देखें डिपॉजिट रेस कितना हुआ है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक एक समय पे मार्केट लीडर हुआ करता था और आज प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा डिपॉजिट जा रही है। एचडीएफसी बैंक इस सेगमेंट की सबसे बड़ी मार्केट लीडर है। सेम वे पे लोन में भी अभी लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अभी भी कई सारे जो पुराने कस्टमर हैं वो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में अपना पैसा रखते हैं। वहां से धीरे धीरे जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, जो नए यंगस्टर हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में ही अपना पहला अकाउंट खुलवाते हैं और वहां पे धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का शेयर आगे भी बढ़ता रहेगा। तो अभी भी ये वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है और फ्यूचर में भी आप देखेंगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसी कंपनियां बेहतरीन वेल्थ बनाती रहेगी। अब हम आने वाले समय के अंदर कहां कहां बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जहां पे अभी इनिशियल स्टेज में वैल्यू माइग्रेशन चल रहा है और फ्यूचर में वहां पे बड़ी वेल्थ बन सकती है। यहाँ पे हम बड़ी वेल्थ मतलब आने वाले 15-20 सालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ना कि 2-3 सालों के बारे में। तो इसको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे बड़ा वैल्यू माइग्रेशन फ्यूचर में हो सकता है वो है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस की तरफ। एक तो इंश्योरेंस मार्केट हमारा बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है और उसके सामने भी अगर आप देखेंगे करंटली भी इंश्योरेंस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की कंपनी जिसे हम एलआईसी के नाम से जानते हैं, वो अभी भी इस मार्केट में मार्केट लीडरशिप पोजीशन में है। अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस का 2004 में मार्केट शेयर था 75% का। उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर प्ले रहा है इस सेगमेंट में और आज अभी देखेंगे तो करंटली पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में एलआईसी का मार्केट शेयर है 44% का और बाकी सारे प्राइवेट शेयर के इंश्योरेंस का मार्केट है 55% का। तो अभी भी एलआईसी के पास डोमिनेंस पोजीशन है इस सेगमेंट में। बट आने वाले 15-20 सालों में आप देखेंगे कि और भी मार्केट शेयर गेन होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर आप देखेंगे एलआईसी की सिमिलर पॉलिसी को किसी और इंश्योरेंस के पॉलिसी से कंपेयर करेंगे, एलआईसी को अगर आप कंपेयर करें एचडीएफसी से, तो कम कॉस्ट में आपको एचडीएफसी सेम पॉलिसी प्रोवाइड करती है। सिमिलर वे पे आप किसी भी पॉलिसी को कंपेयर करें तो कॉस्ट का एडवांटेज आपको वहां पे मिलता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे करंटली जो एलआईसी का मार्केट शेयर है 52% का न्यू प्रीमियम बिजनेस में, वहां पे धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अपने मार्केट शेयर को गेन करेगी। इस पे हमारा नेक्स्ट बिग थीम का पूरा सीरीज भी हमने बनाया है। ये पूरा जो हमारा सीरीज था नेक्स्ट बिग थीम वो वैल्यू माइग्रेशन के ड्रिवन ही था। उसके आसपास ही हमने ये सारे आइडिया बनाए हुए थे। तो वहां पे हमने इंश्योरेंस सेक्टर में भी चर्चा की थी। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उन सारे वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। करंटली अगर आप देखें तो एलआईसी का मार्केट शेयर तकरीबन प्रीमियम न्यू प्रीमियम में 52% का है, एचडीएफसी का 14% का है, एसबीआई का तकरीबन 17% का है। आने वाले 10, 12, 15 सालों के अंदर आप देख सकते हैं कि शायद एचडीएफसी या एसबीआई यहाँ पे मार्केट लीडर बन जाएगी और एलआईसी पीछे रह जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है आने वाले 15-20 सालों के लिए। दूसरा वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ। करंटली अगर आप देखें तो भारत में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, एफडी के रेट भी कम हो रहे हैं, पीपीएफ के रेट भी कम हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो डायरेक्टली निवेश कर रहे हैं, ना कि सेविंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड का एईएम का डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। धीरे धीरे म्यूचुअल फंड का एईएम बढ़ रहा है, तकरीबन 12 से 15% के सीएजीआर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ रही है और वहां पे आप देखेंगे बड़े बड़े प्लेयर उभर के आएंगे इस इंडस्ट्री में। और जो सेविंग अभी भी भारत में गोल्ड, एफडी, पीपीएफ, यहाँ पे सेविंग का बहुत बड़ा असेट है जिसके सामने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत ही कम साइज की है। तो आने वाले 15-20 सालों में भारत का जो म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री है वहां पे वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है सेविंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ, और जो एफडी का पैसा है, पीपीएफ का पैसा है, वो इस तरफ आ सकता है। और वहां पे एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी,
ये सारी कंपनियां बहुत ही बड़ी वेल्थ आपको बना के दे सकती है, तो वहां पे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला वैल्यू माइग्रेशन जो करंटली बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, चाइना से इंडिया की तरफ मैन्युफैक्चरिंग। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग का हब है ग्लोबली, और जो ये रिसेंट क्राइसिस हुआ उसके कारण कई सारी कंपनियों को रिस्क भी दिखा कि चाइना में सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग रखना एक बहुत ही बड़ा रिस्की हो सकता है। तो वहां पे ग्लोबल कंपनियां एक अल्टरनेटिव देखेगी जहां पे वो सिमिलर कॉस्ट में अपना प्रोडक्शन कर पाए और अपने बिजनेस को ड्राइव कर सके। और वहां पे भारत एक कंट्री है जो उनको ये सारा प्रोवाइड करता है। भारत के पास जियोग्राफी का एडवांटेज है, भारत के पास लेबर पूल है, भारत की गवर्नमेंट अब सपोर्ट भी कर रही है बाकी सारी ग्लोबल इंडस्ट्री को भारत में निवेश करने के लिए। तो कई सारे ड्राइवर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को भारत की तरफ ला सकते हैं। तो ये सेक्टर भी बहुत बड़ा आपको ग्रोथ दिखा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये सारे अलग अलग थीम बड़ी उभर के आ सकती है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा वैल्यू माइग्रेशन आप देख सकते हैं आने वाले 10-12 सालों में हो सकता है, और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है ग्लोबल इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत ही बड़ी वेल्थ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आप सही प्लेयर में अगर आप निवेश करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी वेल्थ ये कंपनियां बना के दे सकती है। तो इसको समझिए, वैल्यू माइग्रेशन क्या है उसको ठीक से समझिए। इस पे एक पूरी बुक है जिसके माध्यम से ऑथर ने समझाया है वैल्यू माइग्रेशन कैसे होता है। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को भी खरीद सकते हैं। इसमें उन्होंने डिटेल में समझाया है वैल्यू माइग्रेशन कैसा होता है और कैसे अहेड ऑफ कंपटीशन आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस बुक को खरीदिए, या इसको आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ई बुक के माध्यम से, और वहां पे आप समझ सकते हैं वैल्यू माइग्रेशन क्या है। और इसके साथ साथ आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में हमें लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ पे हमने जो बताया, जो आपको समझाया, वो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें 10 रेटिंग दे सकते हैं, 9 रेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप उस प्रकार से अपनी रेटिंग हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आगे हम इसी प्रकार से वीडियो बना सकें। इसके साथ साथ आप सभी से अनुरोध रहेगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यू माइग्रेशन, जहां पे बड़ी वेल्थ बनती है। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।